बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 62, लेक्चर नंबर 61 में हम पास पेपर का एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को आगे लेकर चलेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्री कर लिया था कि ये एक रिपेयर कॉस्ट है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पर इंक्रीज़ के बजाय डिक्रीज़ आया। कोई एक नतीजा भी वो नहीं मिला जो इसको कैपिटलाइज करवा सके, तो हम इसको एक्सपेंस आउट करेंगे और हमारी एंट्री होगी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। ये तो हजरत जी लग रहे हैं, कहाँ से पाए गए हैं लास्ट टाइम आप? अच्छा, अब कैसे हो? अल्लाह सेहत दे, सदका दें और नफिल पढ़ें भाई। बीमारी से निजात दो चीज़ों से आती है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। डेट बताएं प्लीज़। 1/1/15। मेन पेज पे आ गया हूँ बेटा, मेन पेज पर आंसर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने हमसे एंट्रीज पूछी हुई हैं 30 जून 2015 की, जो 1/7/2014 से शुरू हुआ। इस एरिया में ये रिकवरेबल अमाउंट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम मेजरमेंट डेट पर इम्पेयरमेंट चेक करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस पैराग्राफ पे आ जाए। इस पैराग्राफ में हमने बाय किया। अगर बाय किया है तो इसकी एक बाइंग डेट होगी। वर्किंग नंबर 1 पर आ जाए। अभी मैं लॉन्ग रूट से चल रहा हूँ, फिर इसको शॉर्ट रूट से भी लेके जाऊँगा। अभी कौन से रूट से चल रहा हूँ? लॉन्ग रूट से। लॉन्ग रूट से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और प्रैक्टिस से फिर हम शॉर्ट रूट पे जा सकते हैं। और अगर पहले ही शॉर्ट रूट करेंगे तो जो समझ आना होगा वो भी नहीं आएगा। इसलिए अक्सर बच्चे कहते हैं क्लास में आप क्यों इतना एक्सपेंड करते हैं? इसलिए कि भाई हर लेवल का बच्चा बैठा हुआ होता है, हर लेवल का स्टूडेंट बैठा हुआ है। बिलो एवरेज भी है, एवरेज भी है, अबव एवरेज भी है। बिलो एवरेज का मतलब ये नहीं है कि उसने सीए नहीं करना। बिलो एवरेज का मतलब ये है कि हर एक की पिकिंग पावर डिफरेंट होती है बेटा। और सम टाइम बिलो एवरेज बच्चा जब एक दफ़ा पिक कर लेता है तो वो पेपर में अक्सर पास हुआ होता है बेटा। तो मेरे मतलब को ये ना लेना कि यार ये कर नहीं सकता, ये कर सकता है, ये बिल्कुल ही कर जाएगा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ पिकिंग पावर है। कब बाय किया इसे जी? 1/1/1/7/5। गुस्सा ना किया करें यार, आराम से बताया करें। मैं डर जाता हूँ आप लोगों की आवाज़ से। कॉस्ट कितनी है? 48,600 कर दो। 1000 कॉमन ले लेता हूँ। कल ये फिगर मैंने कैलकुलेट कर दी थी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया था 52 से और बाद में हमने 7 मिलियन ऐड किया था। इसको मल्टीप्लाई करें सर। 4160000 और 7 मिलियन ऐड किया था तो 4860000। आपकी क्लास में मैंने बताया था कि आप 50 लेने जा रहे हैं आउट ऑफ 80। आपकी क्लास में नहीं बताया? सीए के कैफ के 8 के 8 पेपर में जहन में रख के जाइएगा, आप 50 लेने जा रहे हैं आउट ऑफ 80। ये एफएससी नहीं है। एफएससी में क्या होता है? जो बुक है उसमें से ही आएगा। इसलिए किप्स और यूनिक वाले उसको इतना याद करवा देते हैं कि कुछ बच्चे 100% भी ले जाते हैं। अब एफएससी का वो टॉपर जो 100% किप्स और यूनिक में लेता रहा, वो जब सीए में आता है और आईकैप का पेपर देखता है तो बाद में आईकैप को सुनाता है, उससे पहले कल वाले टेस्ट की तरह मुझे सुनाता है। तो भाई मुझे अभी आपकी गुड बुक्स में नहीं आना, मुझे आपको उस पेपर के लिए तैयार करना है जो एक दफ़ा आपको हिलाएगा कि यार ये इसने दिया क्या। और अगर पूरे 4 महीने इस प्रैक्टिस में चलते रहे तो पेपर वाले दिन पता होगा 50 लेने हैं आउट ऑफ 80 और पहले 50 के लिए 30 नंबर बोनस होंगे पेपर में, फिर 15 नंबर एवरेज होंगे और फिर अगले जो 15-20 नंबर होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं, जो आपने लेने होते हैं। इसलिए मैंने आज आपको क्लेम किया कि कल मैं पेपर लेकर आऊँगा, आपके सामने सॉल्व करूँगा, देखिएगा कि मैं अपनी टेक्निक से कैसे बोनस एवरेज करके पास होता हूँ।
और रजिस्टर से वेरीफाई करवाऊंगा कि भाई इस तरीके से चलना था। और नाउ ऑनवर्ड जहन में रखेगा, मैं ऐसा पेपर नहीं बनाऊंगा जो करवाया उसी को टेस्ट कर दो। अगर यही करना है तो भाई फिर आप आई कैप के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये AFC भी नहीं है, जालिम AFC ने भी तो आपको बहुत ख़राब किया ना। वो टीचर ने असाइनमेंट दे दी 100 MCQ उसकी, चलो जी बस ये तैयार कर लो। भाई वो ज़माना गया, वो तो आई कैप ने आपको घेरा हुआ है। असल कहानी यहाँ शुरू होगी कैफ के 8 पेपर में, एक से बढ़ के एक जिन पेपर होगा। चुड़ैल आ गई तो मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। 8 पेपर जिन पेपर हैं, इसलिए ध्यान से मेरे बच्चों। अब बताएं जी परचेज प्राइस कितनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या है, हेडिंग बताइएगा। डेट बेटा प्लीज, डेट, डिस्क्रिप्शन जी, प्लांट, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। एक साथ 5 को आपने बाय किया। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक साथ 5 को बाय कर लिया, लेकिन आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है 31/12/5 को, और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है 1/4/6 को। कमर्शियल प्रोडक्शन से डेप्रिसिएशन की चार्जिंग का कोई ताल्लुक नहीं। डेप्रिसिएशन ने स्टार्ट होना है जब वर्केबल लोकेशन और इंस्टॉलेशन के बाद अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ गया। अब मुझे बताएं, जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो कॉस्ट तो मैंने सही लिखी है कि इस डेट पर आई है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो भाई क्या करूंगा, पूरे साल की नहीं करूंगा बल्कि 6 महीने की करूंगा, और वो शुरू होगी 1/1/6 से और वो जाएगी 30/6/6 तक। तो पहले साल डेप्रिसिएशन 6/12 होगी। आ जाए भाई, 30/6/6 डेप्रिसिएशन 48,600 डिवाइडेड बाय, जाए भाई क्वेश्चन में लाइव ढूंढे भाई, लाइव ढूंढे। कल कहाँ पड़ी थी लाइव, इसमें दिस वन एस्टिमेटेड एट 15। और एक बच्चा बताया करे सर उधर है, सारे शुरू हो जाते हैं अंसारी इधर, ओए नहीं ओए अंसारी यार इधर आ यार, इस तरह नहीं करना, काइंडली आपकी मेहरबानी। 15 साल हो गए भाईजान, ये है आपकी भाई 15 साल हो गए आपको, चलो 15 से तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई, रेजिडुअल वैल्यू है 2 मिलियन थी शायद, तो 2000 माइनस कर दो, चलो भाई मल्टीप्लाई भाई मल्टीप्लाई बाय 6/12। थोड़ी सी जगह मुझे कम लग रही है जी भाई। देखो फायदा हो गया ना छुट्टी ना दे के, ऐसे ही कल हम कह रहे थे छुट्टी हो जाए छुट्टी हो जाए। कॉस्ट 48,600, 48,600 थी ना बेटा, बताएं जी। डेप्रिसिएशन 155,3 चेक कर लीजिए एक दफ़ा, फिर भी तसल्ली कर लें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ना हो कि बाद में प्रॉब्लम आ रही हो। यही है भाई, करें भाई माइनस 47,047, ये क्या है बेटा, WDV, किस डेट की, 30/6/6। अब 2 काम होंगे, एक साथ 10 को रीवैल्यूएशन होगी और 30/6/15 को इम्पेयरमेंट होगी। कह सकता हूं 7, 8, 9, 10 तक कोई तब्दीली आई नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं और 4 साल की डेप्रिसिएशन एक ही दफा लिख कर टेबल को आगे बढ़ा दूं तो नाराज तो नहीं होगे, वाकई बात।
एक तरीका क्या है, आम तरीका, हर साल डेप्रिशिएट करता रहूं, उससे क्या जाएगा, करेंसी चली जाएगी, करेंसी चली जाएगी, मार्क्स कोई नहीं आना, क्योंकि मार्क्स की स्टोरी अब शुरू होनी है 30/6, वो देखें 30/6/10 को, 30/6/10 को, चाहे मैं लॉन्ग वे से लाया हूं 30/6/10, चाहे मैं शॉर्ट वे से ले आऊं। अब ये मेरा पॉइंट है, आधा साल मैं गुजार चुका, यहां से 7 तक 1, 8 तक 2, 9 तक 3, 10 तक 4, तो 4 साल की मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए। याद है स्ट्रेट लाइन से एक फार्मूला मौजूद है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। जरा 1 मिनट लगाएं, 4 साल की सारे बच्चे डेप्रिसिएशन ले आए, आराम से, आराम से 4 साल की डेप्रिसिएशन ले आए। इसी फार्मूले से मैंने आधे साल की कैलकुलेट की है, आप 4 साल की कैलकुलेट कर दें। कोई कंफ्यूजन? चलूं भाई, भाई चलो, कहाँ पहुंचूं? 30/6/10, 30/6/10, बेटा आपस में नहीं, क्योंकि रीवैल्यूएशन कब होनी है, 1/7/10 को, और मेरा ईयर एंड कब होना है, 30/6/10। अच्छा, अब मैं ये नहीं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, अब क्या वर्ड यूज करूंगा, बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 48,600 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 15 पूरा। अब कोई बच्चा कहेगा क्यों 15 पूरा, क्यों? क्योंकि मैंने पूरी लाइफ लिख दी है। क्या लिख दी है? पूरी लाइफ लिख दी है। कितने साल की चाहिए डेप्रिसिएशन? 4 साल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दीजिए। 1 to 4 to 7, ये क्या है? 4 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पुरानी WDV में से जब 4 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो WDV नेक्स्ट ईयर की नहीं आएगी, WDV कब की आएगी? 30/6/10 की। पॉइंट समझ में आ रहा? चलें बताएं जी WDV, इसमें से ये माइनस करें, 3 4 6 2, ये क्या है, कब की? तो मैंने इसको अलहदा क्यों किया? ताकि शुरू में स्टार्ट में तुम्हें ज़रा अच्छा और आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाए। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर बात अगर बैठ गई तो जब तुम्हारे पास पेपर आए तो तुम इस स्टेप को भी खा सकते हो, स्किप कर दो। क्या कर दो? 4.5 कर दो, ठीक है। तो रिवीजन क्लासेस जब इंशाल्लाह अगस्त में आएंगी तो मिनिमम वर्किंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन जब तक इंशाल्लाह तुम्हारा ब्रेन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका होगा, अभी करूंगा तो भाई एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, कैचिंग नहीं होगी। हाँ ले आऊँ, तो मैंने यही तो कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इससे भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है भाई, सुन लो बेटा, बच्चे का क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस फिर ये जो डेप्रिसिएशन शो कर रहे हो ये वर्किंग में शो कर देना कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी थी। 30/6/10 हो गया। मुझे जर्नल एंट्रीज कब की पास करनी है? जाके देखें जर्नल एंट्रीज कब की पास करनी है। जर्नल एंट्रीज मुझे पास करनी है 30/6/15 के लिए, जो मेरा काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/7/14 से 30/6/15 तक, 1/7/14 से 30/6/15 तक।
अब रुक जाओ जरा, इस पीरियड की कोई अकाउंटिंग एंट्री जो यहां लिखनी हो? नहीं, ओके। बल्कि अभी तो बहुत दूर है, 10 से तो अभी हमें कहां जाना है? 14 तक जाना है, उसके बाद स्टोरी है। अब 30/6/10 तक हम पहुंच गए। सुबह क्या होगा? रिवैल्यूएशन। किस डेट को? 1/7/10 को। यहां क्या आएगा? रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 45 मिलियन मीन 45,000। बताएं जी, सरप्लस है डेफिसिट है? कितना सरप्लस? 10,380। 10,380। इसमें तेज करें अपने दिमागों के, कैलकुलेटर मिनिमम यूज हो, क्योंकि जब कैलकुलेटर यूज होता है करेंसी जा रही होती है। कैच हुई बात? जब कैलकुलेटर यूज हो रहा है तो क्या जा रही है? करेंसी जा रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आप ज़बानी कर लेते करेंसी बच जाती और मार्क्स वहीं पे रहते। ठीक है, इसलिए प्लीज कैलकुलेटर के यूज को मिनिमम करें। यहां क्या लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए, आज मुझे 2 पास पेपर करवाने हैं इंशाल्लाह। 30/6/10 आ गया, 1/7/10 कर दीजिए, 1/7/10 कर दीजिए। सरप्लस में कितना लिखूं? 10,380। ओके हो गया, 1/7/10 तक पहुंच गया। ठीक है, आप सुने भाई, अब क्या आएगा? 30/6/11, 30/6/11, फिर 30/6/12, फिर 30/6/13, फिर 30/6/14, फिर 30/6/14 भी आएगा, क्योंकि 30/6/14 का मतलब है जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं उससे एक दिन पहले का। अब 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। या तो क्या कर लें, लमसम आगे ले जाएं। दूसरा तरीका क्या है? टेबल बनाएं। जैसे कहते हैं वैसे कर देता हूं। लमसम चलें भाई, थम्स अप नहीं, पुरानी बॉटल हुआ करती थी थम्स अप हमारे बचपन में। लमसम क्या लिखूं यहां? 30/6/14। क्या लिखना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। कौन सी? अक्यूमुलेटेड। और एक काम नहीं करना पड़ेगा, आप कितने काम करने पड़ेंगे? 2 काम, इधर से डेप्रिसिएशन और इधर से रीवैल्यूएशन जो ट्रांसफर होगी रिटेन अर्निंग्स को। अच्छा, क्या प्रैक्टिकली भी लमसम ट्रांसफर हुई होगी 4-4 साल? नहीं सर, वहां तो टेबल बन के 1-1 साल जा रहा होगा, लेकिन ये पास्ट है और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पास्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं कहा गया। हमें तो स्टोरी चाहिए 1/7/14 से ऑनवर्ड की। अभी तो हम अपनी पिछली जिंदगी देख रहे हैं AFC की। ठीक है, जरा पहुंचे करें, देखते हैं कौन ठीक लाता फिगर। वेट जी, कुछ पूछने? ट्राई करें। सस्पेंशन कहां पर? नहीं, मैंने कल बताकर गया था, टेम्परेरी बेसिस पर अगर एसेट आइडल रहता है तो उसकी डेप्रिसिएशन स्टॉप नहीं होती। ठीक है बेटा, ट्राई कीजिए भाई। ध्यान से कीजिएगा, शाबाश। देख लीजिएगा एस्टीमेट कोई चेंज हुआ हो रीवैल्यूएशन पर, रीवैल्यूएशन पर कोई एस्टीमेट चेंज हुआ हो, लाइफ चेंज हुई हो, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई हो। नहीं भाई, ठीक है कीजिए।
रिमेनिंग लाइफ से चलना पड़ेगा। क्यों? क्यों? कॉस्ट खत्म हो चुकी, क्या आ चुकी है? रीवैल्यूड अमाउंट आ चुकी है। रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाई बाय जितने आपने साल गुजारे हैं। पहले काउंट करें कितने साल गुजारे हैं भाई, कितने साल गुजरे हैं? 4 या 5? पक्का? 4.5 साल गुजरे हैं भाई, 4.5 साल गुजरे हैं। तो रिमेनिंग लाइफ 10.5, रिमेनिंग लाइफ 10.5। आगे कितने गुजारने हैं? 11, 12, 13 और 14। करें भाई, करने दे सबको करने दे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखें। सब करेंगे तो आगे चलेंगे, वरना आगे जाके रुकना पड़ेगा। एक कैलकुलेटर दीजिएगा, एक कैलकुलेटर। आए भाई, हेलो, ओ भाई, एक्सक्यूज मी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? जाकर देखें, उसने कहा है कि रेजिडुअल वैल्यू में कोई तब्दीली, ये लिखा हुआ है द साल्वेज वैल्यू हैज नॉट चेंज सिंस इट वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ। अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर भी यही लाइन होती, क्योंकि साइलेंट होने पर एस्टिमेट चेंज नहीं होता। कितना लिखो? 2000। रिमेनिंग लाइफ 10.5। कितने साल चाहिए? काउंट करने आते हैं ना? 11, 12, 13 और 14। जी भाई, कितना बना? 16380। कोई बात नहीं, जीरो कर दो, कोई नाराज ना हो यार, लड़ाई ना करो प्लीज। 10,380 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 4, 3954। लो भाई, करो माइनस। ओ नहीं भाई साहब, किधर हो? क्या कर रहे हो मेरी जान? ओ नहीं मेरी जान, दोबारा देखो। ओ नहीं भाई, ये 62862, ये बताएं 64, ये बच्चा सही बता रहा था, 6426। हमेशा पहला नंबर पहले बताया करें। टीचर ये समझ रहे होते हैं आप इसका आंसर दे रहे हैं। अब ये क्या आ गई? 30/6/14 पर भाई क्या आ गई है? WDV। मैं 30/6/15 तक भी डायरेक्ट जा सकता था, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता, हमारे पास एंट्री पास करने वाली फिगर दोबारा से फिर कैलकुलेट करनी पड़ती। इसलिए हमने यहाँ पर रोक दिया कि अब वो हमारा साल शुरू होने लगा। हमारा साल कब से शुरू होना है? 1/7/15 से, 1/7/14 से, और कब एंड होगा? 30/6/15। तो कह सकता हूँ ये टेबल यहाँ तक की स्टोरी पास्ट है, माजी है, रिकॉर्ड हुआ होगा, हमने नहीं करना। अच्छा, अब अगली बात सुने। इसने यहां से शुरू किया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब अगर मैंने टेस्ट बनाया और मैं कहीं यहां से लेकर यहां तक पूछ लिया तो क्या कहोगे? क्या था, क्या बनाया था, ठीक है। तो ये भी कर सकता हूं। अगली बात सुनो मेरे बच्चों, मेरे बच्चे सुनो, ये भी कर सकता हूं। बात समझे? आप क्या समझते हैं A to Z? नहीं बेटा, एक आधा मजाक होता, और खासकर फीमेल के साथ मजाक नहीं, माइंड में रखिएगा, ठीक है। उस्ताद शागिर्द की बात डिफरेंट होती है। जब आप उस्ताद बनेंगे अपने स्टूडेंट से जो मर्जी मजाक कीजिएगा, और वो आपने बनना नहीं जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। A to Z। अब ये कर लिया सर, पास पेपर तैयार है, लाओ टेस्ट। मैं टेस्ट ले आया P to Z या Q to Z। अब आप कंफ्यूज हो गए। इस कंफ्यूजन को ही ICAP हिट करता है। इसलिए जब कभी पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या क्या हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ दे दे
और रिवर्स बैक करके कहे यार जरा एसेट की कॉस्ट तो निकालो कितनी थी। अब क्या करवा रहा है, अब G2A करवा रहा है, वापस लेकर जाएगा। और देखे पास पेपर में कोई वापसी का क्वेश्चन नहीं है, नहीं है ना, टर्म टेस्ट में आएगा इंशाल्लाह। मैं आपसे वापसी का सफर करवाऊंगा, क्योंकि किए हुए पास पेपर दोबारा नहीं आते। वो भी बहुत तेज है, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी बहुत तेज है, उसे पता है कि स्टूडेंट को कैसे हिट करना है। ठीक है, आगे चले। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, 30/6/15 को बोलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। किस फिगर से चलूंगा, 28620 से, और फिर ट्रांसफर करूंगा रिटेन अर्निंग से, रिटेन अर्निंग्स को रीवैल्यूएशन सरप्लस से। कितनी लाइफ गुजरी थी, इधर देखो, आधा साल, फिर कितनी गुजरी 4, कितने हुए 4.5, फिर कितनी गुजरी 4, कितने हो गए 8 पॉइंट, टोटल लाइफ कितनी है, माइनस कर दो, करो जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं सबको। भाई यार मैंने कहा है सबको चलाने दीजिए प्लीज मेरे बच्चों, वो करने वाले डीमोटिवेट हो जाते हैं। यार देखो कितना जीनियस बच्चा बैठा हुआ है, प्यारा किधर है यार, प्यारे ये भी कितना ना मजाकिया वर्ड है कि तुम्हारे साथ क्या वर्ड लगा हुआ है जी मेरे दोस्त। जी यहां कह रहे हो, यहां मैंने कॉस्ट पे ही ले लिया था, अगर मैं इस पे लेता तो फिर आपकी बात मानता 14.5, वो भी मैं करके यहां लिख देता हूं, 47047 डिवाइडेड बाय 14.5 मल्टीप्लाई बाय 4। चेक कीजिए, इंशाल्लाह यही आंसर आ रहा है। ट्राई कीजिए, सब बच्चे ट्राई करें, शाबाश बेटा, लड़े मत, लड़े मत प्लीज। क्या डेप्रिसिएशन आई है, जी लाजमी बात है, वो तो हर डेप्रिसिएशन के लिए माइनस होगी। अच्छा बेटा, शुरू करूं, बोर्ड पे देखो, 28620 माइनस, भाई माइनस 2000, क्योंकि कौन सा मेथड चल रहा है, डिवाइडेड बाय, ये 6.5 कैसे आया, दोबारा सुने, 15 माइनस 0.5 14.5 माइनस 4 10.5 माइनस 4 6.5, आंसर बताएं 40। ये भी करना पड़ेगा, 6426 डिवाइडेड बाय 6.5 बोले 998 1-2 रुपए पे डिबेट ना किया करें FR1 में प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ MCQ कर रहे होंगे वहाँ इंशाल्लाह ये फ्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। बोले जी WDB 24525, इधर बोले 5437, ये क्या है बेटा WDB, किस डेट की 30/6/15। अब जरा बताएं इसकी एंट्री पास करूं, एक या दो, पहले डेप्रिसिएशन की पास करें, 30/6/15 की, 30/6/15 की डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले रिपेयर एक्सपेंस बता दें कल कितना था, 15 लाख, 1500 लिख दूं क्योंकि 1000 कॉमन लेकर चल रहे हैं। इधर डेप्रिसिएशन बताएं 4095, 1000 कॉमन है बेटा 4095, इधर भी 4095, फिर 30/6/15 989 की एंट्री है, क्या एंट्री होती थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स
क्रेडिट, बेटा बातें नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से 989। मेजरमेंट डेट आ गई है भाई, मेजरमेंट डेट आ गई और क्या मौजूद है, WDV मौजूद है, मौजूद है। अब मैं 30/6/15 को जाऊंगा मेजरमेंट डेट पर, मुझे क्या मिलेगी, रिकवरेबल अमाउंट मिलेगी। दोनों को कंपेयर करूंगा, या तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा या इम्पेयरमेंट नहीं होगा, गेन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, अगर वैल्यू इन यूज होता तो उसकी कैलकुलेशन करता, कैलकुलेशन करके उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करता, दोनों में से जो ये गिवन है, ठीक है। आ जाए 30/6/15 कौन सी वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है भाई, कितनी है 19। बेटा बातें ना करो, ये बच्चा जो बातें कर रहे हैं यार प्लीज, 19 नाम ना लिया करें, वो खुद समझ जाएगा कि सर मेरे इससे मुखातिब है। 19277 वैल्यू गिर रही है, कैसे पता चला, रिकवरेबल कम है, WDV ज्यादा है, क्या इंपेयरमेंट होगा, होगा, कितने का होगा 5248। ये सारे का सारा कहां से माइनस होगा, 5248। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना रह जाएगा, नेल नहीं रहेगा भाई, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, 189। हमने यही कहा था, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई अमाउंट है और इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है तो इंपेयरमेंट लॉस पहले किसे डेबिट करवाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को। अगर फिर भी इंपेयरमेंट बाकी रह गई तो फिर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होगा। ओके, यहां क्या लिखो, इंपेयरमेंट लॉस कितना है 30/6/15। एंट्री पास कर दे भाई, एंट्री पास कर दे, आए एंट्री पास करते हैं। 30/6/15 रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा, डेबिट, कितने से 5248 और अकुमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट होगा, कितने से 5248। ये मेन आंसर है भाई, बाकी सब वर्किंग है। अब जितना स्मार्टली पेपर वाले दिन मूव करोगे उतना ही करेंसी बचेगी। अच्छा, आप इतना स्मार्टली मूव कर जाओ, ये नॉलेज से नहीं होगा, सिर्फ बार बार की प्रैक्टिस के ये टेबल आपकी टिप्स पे हो भाई, आपको पता हो इस टेबल को कैसे घुमाया जा सकता है, फिर बनेगी परफेक्शन। अदरवाइज तो ब्रेन कह रहा होगा यार किया तो था क्लास में यार, लेकिन अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, तो फिंगर्स कहेगी भाईजान 5 महीने तो आपने rest.com रखा हुआ था, अब ब्रेन सिग्नल दे रहा है, मुझे आदत ही नहीं है उसके सिग्नल को कैच करके लिखने की। इसलिए प्लीज घर जाके 1-2 घंटे FR1 के क्वेश्चंस किया करें भाई। जी दोस्त, नहीं इंपेयरमेंट के लिए तो रिवर्सल नहीं होती वो तो, और यहां पर ऑलरेडी किस पर मौजूद है, WDV पर मौजूद है, और डेप्रिसिएशन हम 4 कर चुके हैं। जी बच्चों, अब सुने भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये भाई, क्वेश्चन नंबर 3। जी, हम IAS 36 में कहते हैं कि भाई
अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया और ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो कुछ लॉस हुआ उसे जीपी में से लेस कर दो, हम लेस कर देते हैं। आज कहानी ये है कि एक टेम्परेरी सरप्लस पहले से मौजूद है और ये आया है परमानेंट लॉस। IAS 36 कहता है कि IAS 16 ने जो सरप्लस क्रेडिट करवाया हुआ है, अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो पहले उसको न्यूलिफाई करने की कोशिश करना, अगर फिर भी लॉस बच जाए तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस लिखना। अब यहाँ पर क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है 5437, तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया, तो वो मैंने माइनस कर दिया। अभी भी सरप्लस कितना मौजूद है, क्लियर भाई। और अगर ये सुने, अगर ये होता 4437, ये 4437 होता, 5437 ना होता, फिर क्या करते, तो फिर 5248 माइनस दिस करते, ये जीरो हो जाता और जो बाकी होता वो किस कॉलम में आ जाता, इम्पेयरमेंट लॉस के कॉलम में आ जाता। फिर यहां क्या एंट्री बनती, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी डेबिट होता और इम्पेयरमेंट लॉस भी डेबिट होता। क्लियर भाई। नोट्स पर आ जाएं, जरा नोट्स पर आ जाएं। आगे चले भाई, आगे चले भाई। बस 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 बस, याद है वैल्यू इन यूज, और हम उसको ग्रेजुअली आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली शुरू की एग्जांपल्स में मैंने वैल्यू इन यूज क्वेश्चन में अवेलेबल किया, फिर मैंने अपनी एक एग्जांपल बनाई, उसमें कुछ वैल्यू इन यूज का फॉर्मेट बनाने की कोशिश की, फिर एक पास पेपर नंबर 1 किया, वैल्यू इन यूज का फॉर्मेट थोड़ा और आगे बढ़ा। आज मैं उसको मैक्सिमाइज करने जा रहा हूँ। तैयार है, पढ़ना शुरू करें जरा। फ्यूचर कैश फ्लो इन वैल्यू इन यूज, नोट नहीं किया अभी तक? ओ यार, अब मैं उधर समझाऊंगा, तुम इधर कर रहे हो, क्या करते हो? जल्दी से कॉपी करें, एक मिनट तस्वीर ले लें, इसका टाइम ज़्यादा लगेगा। कई बच्चे आकर कहते हैं सर हम ऑलरेडी आगे हैं, क्यों एक्स्ट्रा क्लास रखने की कोशिश करते हैं? भाई हम ऑलरेडी आगे हैं स्टूडेंट से ही, हमने आगे निकलना है आई कैप से। हाँ, अगर आपके पास एविडेंस है कि आप आई कैप से आगे हैं तो फिर मैं भी रिलैक्स हूँ, 1-2 छुट्टियाँ करूँ। कोई बच्चा जो कह रहा हो कि यार आई कैप से भी आगे हैं सर, नहीं है ना, इसलिए प्लीज़ मान के चलनी है। फ्यूचर कैश फ्लो इन वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ के फॉर्मेट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है और कुछ एक्सक्लूड करनी है। क्या इंक्लूड करनी है? कैश इनफ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द, अगर मैं एसेट का कंटिन्यू यूज करता हूं तो उससे प्रोडक्शन करूंगा और उन आइटम्स को सेल करूंगा, या उससे सर्विस प्रोवाइड करूंगा, सर्विस से रेवेन्यू आएगा, या उसको रेंट पे दूंगा, वहां से किराया आएगा। इसका मतलब है कि जब भी एसेट के यूज को कंटिन्यू करूंगा तो क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो मिलेगा, ये मैं कंसीडर करूंगा। इस इनफ्लो को कमाने के लिए जो जरूरी है, नेसेसरी है, किस लिए? टू जनरेट फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट। यहां एसेट के यूज से मिलने वाले इनफ्लो और उस यूज को करते हुए जो मुझे आउटफ्लो करने पड़ रहे हैं वो माइनस करूंगा। नेट डिस्पोजल का मतलब एक डिस्पोजल वैल्यू, एक डिस्पोजल कॉस्ट, दोनों को क्या करूंगा? नेट करूंगा। ये कब मिलेगी? एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। अब जो इंक्लूड करना होता है ना, ये आसान काम होता है। मसले कहां पे आते हैं? एक्सक्लूड करने पे, कि क्वेश्चन में डिसीजन लेना है कि इसको मैंने कंसीडर करना है या नहीं करना। जिसको कंसीडर करना है वो ज़रा क्लियर होता है, जिसको नहीं कंसीडर करना होता वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पहले से तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह सिलेक्शन करना मुश्किल नहीं होगा। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, लिखे भाई, फाइनेंसिंग मीन बोरिंग, फाइनेंसिंग मीन बोरिंग।
अब मैं आपको एक बात बताने लगा, इस बात को डीपली खोलेगा आपका एमएफए का टीचर, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो फिर मैं उसका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जो मेरे FR1 से रिलेटेड नहीं है। जब कभी आपकी बोरिंग होगी तो 3 करैक्टर स्क्रीन पर आएंगे। कितने? 3। जब बोरिंग लूंगा तो कैश इनफ्लो होगा। वो कैश इनफ्लो ये नहीं है, क्योंकि ये कैश इनफ्लो किसका है? एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स का। और बोरो जब आपने किया है तो एसेट यूज करके बोरो नहीं किया, ये तो कर्ज लिया है आपने, है ये भी इनफ्लो, लेकिन वैल्यू इन यूज के फॉर्मेट में नहीं आएगा। उसके बाद उसी लोन को क्या करोगे? रीपे करोगे, प्रिंसिपल वापस करोगे। ये प्रिंसिपल की वापसी भी कर्ज की वापसी है, एसेट के यूज की कॉस्ट नहीं है, इसलिए ये आउटफ्लो भी कंसिडर नहीं होगा। तीसरी बात जो आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है वो क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। अब बच्चा क्या कहता है? इंटरेस्ट पे हुआ तो कैश क्या हुआ है? आउट हुआ है। कैश क्या हुआ है? आउट हुआ है। और अगर स्पेसिफिकली इसी एसेट के लिए लोन लिया था तो सर आउटफ्लो तो अभी भी हुआ है। आपने खुद ये भी बोरिंग कॉस्ट में सिखाया है कि चाहे एक्सपेंस आउट करो चाहे कैपिटलाइज करो, कैश का आउटफ्लो होता है। तो आप इंटरेस्ट को अब क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? इसका जवाब आपको एमएफए का टीचर तकरीबन 5-6 क्लासेस में देगा। कितनी क्लासेस में? 5-6 क्लासेस में। मैं कोशिश करता हूं 10 सेकंड में आपके जहन में एक बात इन कर दूं। ये जो आप नीचे डिस्काउंट फैक्टर लगाते हो ना, 0.909, 0.826, 0.751 एटसेट्रा, इसे क्या कहते हो? डिस्काउंट फैक्टर। और इसके लिए एक रेट यूज करते हो, उसे क्या कहते हो? डिस्काउंट रेट। याद रखिएगा, इस डिस्काउंट रेट का टेक्निकल नेम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आसान नाम होता है इंटरेस्ट रेट। क्या? तो कोई कहे कि भाई आप इंटरेस्ट की पेमेंट क्यों नहीं लिख रहे, तो उसे कहना भाई नीचे जाके वो जो मैंने डिस्काउंटिंग करनी है ना, असल में मैं इंटरेस्ट की पेमेंट को वहां एडजस्ट कर रहा होता हूं। कहां एडजस्ट कर रहे होते हैं? जो डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं। लिखे, डिस्काउंटिंग मीन्स डिस्काउंटिंग क्या होती है यार? फ्यूचर वैल्यू को जब डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करती हैं तो आने वाला आंसर डिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है। रुको, फ्यूचर वैल्यू का दूसरा नाम बताओ, क्यूएम पड़ी हुई है। ओ मारे जाओ बोंगिया। फ्यूचर वैल्यू को अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो, फ्यूचर वैल्यू मींस नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये थोड़ा सा एमएफए का टच आ रहा है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आसान लफ्जों में बताकर कहानी को मैं अपनी तरफ ले आऊं, FR1 की तरफ। बेटा बातें नहीं, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो और फ्यूचर वैल्यू एक ही चीज के दो नाम हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो मींस नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू मींस डिस्काउंटेड कैश फ्लो। लिखें, प्रेजेंट वैल्यू मीन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब जो लाइन लिखवा रहा हूं इसको जरा ध्यान से लिख लीजिएगा। डिस्काउंटिंग मीन्स ट्रीटिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। डिस्काउंटिंग मीन्स ट्रीटिंग द, बोलिए, इंटरेस्ट पेमेंट। तो कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट आ रही होगी तो आप कभी उसे वैल्यू इन यूज के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। इनडायरेक्टली उसे कहाँ लिख रहे होते हैं आप? वो जो डिस्काउंट फैक्टर लिख रहे होते हैं उसमें इंटरेस्ट एडजस्ट हो रहा होता है। एक और बात याद रखिएगा, वैल्यू इन यूज का जो फॉर्मेट है ये कैश बेस्ड फॉर्मेट है। क्या है?
अगर ये कैश बेस्ड फॉर्मेट है तो इसमें कभी डेप्रिसिएशन या कोई और नॉन कैश आइटम नहीं आएगी। लिख रहे वैल्यू इन यूज फॉर्मेट, वैल्यू इन यूज फॉर्मेट is a cash based format. Value in use format is a cash based format. क्या बोला? Value in use format is a, so no non cash item, so no non cash item in this format, like बोलें जी, like depreciation and amortization. depreciation क्या होती है? नॉन करेंट एसेट की depreciation, और amortization क्या होती है? intangible assets की। ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में याद रखना, आई कैप के पेपर देते हुए ये एक दीवाने का ख्वाब है ये कहना कि हमारे सिलेबस में नहीं है। जो कुछ इंटीग्रेशन बन सकती है वो तुम्हारे सिलेबस में है, जो इंटीग्रेशन बन सकती है, और सारा इंट्रो भी तुम्हारे सिलेबस में है। इंट्रो से रिलेटेड कोई भी बात किसी क्वेश्चन में आ सकती है। डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं होगी। अच्छा, ये जो रूल्स हैं ये मैं बना के लाया हूँ या IS 36, और अगर उसकी बात नहीं मानी तो गोलियां चलेंगी। ठीक है भाईजान। इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट, जो कुछ टैक्स में सीख रहे हो, बड़े चौधरी बने फिरते हो, उसका कोई कॉन्सेप्ट तुमने लाकर FR1 में मुझे नहीं बताना, क्योंकि मैंने वैल्यू इन यूज के फॉर्मेट में ना टैक्स रिसीट और ना टैक्स पेमेंट। टैक्स रिसीट्स का मतलब जो रिफंड्स मिलते हैं या जो टैक्स की सेविंग्स मिलती हैं। एक और बात याद रखना, वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो कुछ पास्ट में हो चुका वो संक कॉस्ट है। संक में डूबा हुआ। कॉस्ट का टीचर पहुंच गया डिसीजन मेकिंग पे, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग। यार जालिम सारे पीछे हैं, क्या करूं मैं यार, सारा मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। लिखो संक कॉस्ट क्या है, टीचर को ना कुछ कहना। संक कॉस्ट, SUNK, संक कॉस्ट, डूबी हुई कॉस्ट। अब ये ना यहाँ पे शेरो शायरी और गाने शुरू कर दो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं खूने दिल से लिखने लगा। संक कॉस्ट लिखें भाई। एनी पास्ट कॉस्ट, अच्छा ये भी समुंदर है इस वक्त नॉलेज का, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, उसमें से एक दो कतरे लाने की कोशिश कर रहा हूं। एनी पास्ट कॉस्ट, मैं सीरियस हूं यार, तो मजाक प्लीज यार प्लीज। मैं ये वर्ड्स इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको पता हो कि ये मेरा FR1 नहीं है। इस वक्त कई चीज़ें मैं MFA से लेकर आ रहा हूं और कॉस्ट अकाउंटिंग से, दोनों क्योंकि मैंने पास में पढ़ाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए लाना ज़रा आसान हो रहा है। जितना बता रहा हूँ इतना सुनते रहें। जब वो लोग अपने सिलेबस की कवरेज में पहुँचेंगे, दोनों तीनों चारों टीचर्स आपको ये बातें बता रहे होंगे। क्या लिखा है? संक कॉस्ट, एनी कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट, ऐसे करने, एनी पास्ट कॉस्ट इनकर्ड इज संक कॉस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो माजी में इनकर की वो कभी वैल्यू इन यूज का फॉर्मेट नहीं बन सकती, वो इस फॉर्मेट में नहीं आ सकती। कौन सी कॉस्ट? संक कॉस्ट। मसलन वो कहते हैं ना, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मूम हो जा, या सरासर संग। वो संग है डबल काफ के साथ, तीन पत्थर। ठीक है, ये पत्थर नहीं है, ये डूबा हुआ है, ये पानी में डूबा है। चलो अब सुनो भाई, अब सुने भाई, व्हाट डू मीन बाय संक कॉस्ट? जो पास्ट में इनकर की। अब गौर से सुनना, 31/12/19 को खड़े होकर मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूं कि इस एसेट को अगर मैं यूज करूं तो मुझे इसके फ्यूचर बेनिफिट्स की क्या प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। तो फिर मुझे इनफ्लो कौन से लेने हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड।
कैश आउटफ्लोज कौन से लेने हैं? फ्यूचर ओरिएंटेड। अगर कोई पास्ट की कॉस्ट है, चाहे वो इस एसेट से रिलेटेड है, वो मेरे वैल्यू इन यूज के फॉर्मेट में नहीं आएगी। ओके, अब फिर लिखो कमिटेड कॉस्ट। ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं। कौन सी कॉस्ट? कमिटेड कॉस्ट। डबल एम आता है, सिंगल एम आता है? कमिटेड कॉस्ट। बेटा प्लीज यार पढ़ाने दो यार। कमिटेड कॉस्ट। इसी में कवर कर देता हूं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट या कमिटेड कॉस्ट। सुनिएगा, सनक कॉस्ट की एग्जांपल, पास्ट में आपने इस एसेट पर अपग्रेडेशन करवाई, रिपेयर करवाई, मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर की, तो ये सारी कॉस्ट कब इनकर हुई हुई है? पास्ट में इनकर हुई हुई है। कमिटेड कॉस्ट सुने, ये आपका एसेट है, आपने इररिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट किया इस पार्टी के साथ कि हर साल आकर तुम इसकी क्या करोगे? मेंटेनेंस करोगे, और मैं तुम्हें 2000 पर ईयर दूंगा, 2000 पर ईयर दूंगा। इररिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब मुझे बताएं, अगर ये एक कमिटेड कॉस्ट है, इररिवर्सिबल है, तो मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इररिवर्सिबल। इन एनी केस आप काम करवाएं या ना करवाएं, आपको ये पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी? कमिटेड कॉस्ट होगी। और ये कौन सी कॉस्ट होगी? अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे आप सेव नहीं कर सकते। अब आपको इन एनी केस ये पैसे देने ही पड़ेंगे। गौर से सुनना, समझना बात को। रिजल्ट से 4 दिन पहले पोस्ट रिजल्ट फी आपके लिए अवॉइडेबल थी या अनअवॉइडेबल? पोस्ट पोर्शन की फी अवॉइडेबल थी। खुदा ना खास्ता आप रिजल्ट पर आकर कहते हैं कि जनाब ये एप्लीकेशन है, मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, तो राइस आपसे कितना चार्ज करता? 40%। कौन सी फी आपकी सेव हो जाती? 60%। कौन सी? पोस्ट रिजल्ट। अब सुने, आज कोई बच्चा कहता है कि यार ये 62 लेक्चर पे पहुंच गया, मैंने तो अभी सिर्फ 2 पढ़े हैं। वो एडमिशन ऑफिस चला गया, कोऑर्डिनेशन ऑफिस चला गया, जाके क्या कहता है? मैंने नहीं पढ़ना। तो हाफिज शहबाज क्या कहेगा कि भाई अब ये तुम्हारी फी अनअवॉइडेबल है। ये कौन सी कॉस्ट है? कमिटेड कॉस्ट है, क्योंकि विड्रॉ करने की डेट गुजर चुकी। हालांकि अगले कई लेक्चर अभी आपने नहीं लिए, लेकिन आप अपनी कॉस्ट को क्या नहीं कर सकते? अवॉइड नहीं कर सकते। तो कौन सी कॉस्ट बनी? अनअवॉइडेबल। कौन सी कॉस्ट बनी? कमिटेड। हालांकि अभी आपने पैसे नहीं दिए, अभी आपने पैसे नहीं दिए, क्या कर चुके हो? कमिटमेंट कर चुके हो, क्योंकि आपने ड्यू टाइम में एप्लीकेशन नहीं दी। तो अगर आगे जाकर आप अपनी सेविंग कर सको तो अवॉइडेबल, और अगर आगे जाके अपनी कॉस्ट को ना बचा सको तो अनअवॉइडेबल। इसके लिए पैसे जाना जरूरी नहीं है। क्या जाना जरूरी है? वर्ड्स ऑफ माउथ। वर्ड्स ऑफ माउथ, कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग। यही फर्क है संक कॉस्ट में और संक कॉस्ट में क्या हुआ? पैसे भी दे चुके, कमिटमेंट भी दे चुके, और इधर कमिटमेंट दे चुके हो, क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। और शुरू की क्लासेस में कहा था, अकाउंटिंग पढ़ते हुए अज्यूम करना है कि तुम कहाँ नहीं हो? पाकिस्तान में नहीं हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमिटमेंट का मतलब है यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू पे द अमाउंट, चाहे अभी पे किया या। तो लिख लें, संक कॉस्ट में पेमेंट हो चुकी, कमिटेड कॉस्ट में अभी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन प्रॉमिस हो चुका है। डिटेल कहाँ बताया जाएगा? कॉस्ट, ये कॉस्ट का एरिया बेटा, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू की स्टोरी सारी है ये एमएफए में।
मेरे ख्याल 60 क्लासेस के बाद आपके रेलिवेंट टीचर कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग शुरू करेंगे और रेलिवेंट कॉस्टिंग। आओ भाई, यहाँ से ये स्टोरी पूरी हो गई। लीज पेमेंट अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि FR1 में लीज नहीं है आपकी। थोड़ा सा चलो ये भी सुन लो, कई जगह वर्ड आ जाता है लीज। जी बेटा, नहीं, कोई भी लोन लिया है आपने, कोई भी लोन लिया है, लोन का आना और वापस जाना कहीं वैल्यू इन यूज़ के फॉर्मेट में नहीं आएगा और इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं आएगी। जी भाई, वो भी नहीं आती, इसलिए तो लिखवाया भाई, ना ये वैल्यू इन यूज़ में आएगी, ना ये वैल्यू इन यूज़ में आएगी, और ना ही बोलो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन आएगी। और ना ही बोले इंटरेस्ट की पेमेंट्स आएंगी। हालांकि कैश आउटफ्लो होगा लेकिन डिस्काउंटिंग के जरिए उसको कवर कर रहे होंगे। सुने भाई, कैश फ्लो फ्रॉम अ फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। कोई भी इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग से जिससे बिजनेस की पिक्चर चेंज हो रही हो, वो भी कहीं इस फॉर्मेट में नहीं आएगी। उसकी रीजन सुन लें। यहां खड़े होकर आप फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, सुन ले बेटा, यहां खड़े होकर आप फ्यूचर प्लान बना रहे हैं और उस फ्यूचर प्लान में ये रीस्ट्रक्चरिंग की कोई क्या नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो फिर आने वाला कोई जो इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो आज की डेट में कंटिंजेंट होगा। क्या होगा? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट किस पर? किसी फ्यूचर इवेंट पर। ऑल्दो कंटिंजेंसीज आपके सिलेबस में सिर्फ डिस्क्लोजर के तौर पे है जब मैं आपको IS 8 करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? IS 8। अभी इसको रहने दीजिए और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट भी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके FR1 में अभी तक नहीं आया, लेकिन जब IS 8 करवाऊंगा तो फिर वहां कंटिंजेंसीज पर हम बात करेंगे, प्रोविजंस पर भी बात करेंगे। जी, अगर कमिट करेगा फिर तो इसका मतलब है वो मेरे प्लान का हिस्सा है। नहीं, कमिटेड कॉस्ट कुछ और चीज है और रीस्ट्रक्चरिंग से आने वाला कैश फ्लो कुछ और है। आपकी पिक्चर चेंज हो गई। मसलन आज अभी तक राइज एक CA का इंस्टीट्यूट है, 2 साल के बाद अल्लाह करता है और हमें कोई चार्टर मिल जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का किसी यूनिवर्सिटी का, तो आज के प्लान में ये शामिल है? आज के प्लान में अगर ये शामिल नहीं है तो ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम अ फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। तो अगर प्लान में आ गया फिर तो मसला ही हल हो गया, और अगर प्लान में नहीं है तो मुझे वो फिगर ही मालूम नहीं है, और वो फिगर इसका मतलब कंटिंजेंट है, और कोई कंटिंजेंट आइटम मेरे प्लान का पार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट होती है। कैश फ्लो इंप्रूविंग और एनहांसिंग द एसेट्स। जी भाई, एक्सक्यूज मी, कैश फ्लो इंप्रूविंग और एनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस। याद करें, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या होता है? और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज में नहीं आएगा। क्यों? ये क्या है? एसेट के यूज से मिलने वाले बेनिफिट्स, और ये क्या है? एसेट को इस्तेमाल करने वाले खर्चे, और जबकि ये क्या है? एसेट को कैपिटलाइज करने का खर्चा। और IS 16 कहता है कि कोई खर्चा जो एसेट को इंप्रूव कर दे या उसकी लाइफ को एनहांस कर दे या उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर दे, वो कैपिटलाइज होगा, वो एक्सपेंस आउट नहीं होगा। तो फिर यहां चाहे लिख लीजिए, यहां कौन से खर्चे आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हेलो, कौन से? और आसान करने हैं तो लिख लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आउटफ्लो में कौन से खर्चे आएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कौन से खर्चे नहीं आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कमिटेड कॉस्ट की एग्जांपल, ठीक है। हमने आज ICAP को एप्लीकेशन भेज दी,
कि हम आपके अगले साल के लिए फेलो रेट को रिटेन करना चाहते हैं और आई कैप की उसकी फ़ी है तकरीबन 1,75,000। आज एप्लीकेशन आई कैप में सबमिट हो गई, मैंने पैसे दे दिए? नहीं दिए। अभी मैंने सिर्फ क्या भेजा है? लेटर भेजा है। अब अगर मैं 2 महीने के बाद आई कैप को कहता हूं कि जनाब मैं नहीं रखना चाहता आपका फेलो रेट का स्टेटस, तो आई कैप क्या कहेगा? अब तो आप पैसे दोगे, क्योंकि क्या कर चुके हो? कमिटमेंट कर चुके हो। आप अपनी एग्जांपल ले लें, चलो मेरी ले लो, मैंने पेपर नहीं देने। मैंने आज आई कैप का साइट पे जाके फ़ी का वोचर विड्रॉ कर लिया, प्रिंट ले लिया और अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। आई कैप का रूल है, उसका बाय लॉ है, अज्यूम कर रहा हूं कि वंस द वोचर इज प्रिंटेड स्टूडेंट कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द अटेम्प्ट। अब मुझे बताएं, आपने आई कैप की फ़ी दे दी? नहीं दी। कमिटमेंट कर ली, तो कौन सी कॉस्ट है? कमिटेड कॉस्ट है। और आपने एएफसी की फ़ी जमा करवाई थी, वो कौन सी कॉस्ट है? वो संक कॉस्ट है। कमिटमेंट हो गई, पैसे नहीं की दिए, तो ये एक ऐसी ही कॉस्ट है जैसे आपने इसे इनकर कर लिया। आगे चलें भाईजान। कैश आउटफ्लो डेट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज, ये सिंपल बात है। मसलन मैंने बिजली का बिल इस्तेमाल कर लिया, सर्विस ले ली, अभी पैसे नहीं दिए बापडा को, क्या एंट्री पास करूं? पेएबल की क्या एंट्री है? एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल क्रेडिट। अब मैंने इस एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया, दूसरे साल में जाकर मैंने पिछला बिजली का बिल जो पेएबल था आज पे किया, एंट्री बोले पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कह सकता हूं आउटफ्लो है, सिर्फ ये बताएं आउटफ्लो है? हाँ आउटफ्लो है, लेकिन यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इन 3 साल का खर्चा नहीं है, बल्कि डिसीजन लेने से पहले का खर्चा है और उसको मैं रिकॉग्नाइज कर चुका। आज तो सिर्फ उसे क्या कर रहा हूं? पे कर रहा हूं। तो वो कहता है कोई भी ऐसा आउटफ्लो जो तुमने पहले लायबिलिटी के तौर पर बुक कर लिया हुआ है, अगर उसकी पेमेंट अगले 3-4 सालों में कर रहे हो तो इसको आउटफ्लो ना समझना, क्योंकि ये तुम्हारे उस पीरियड से रिलेटेड नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बोरिंग कॉस्ट में हम कहते हैं, कमेंसमेंट से पहले ना सोचना और सीजिंग के बाद ना सोचना। आपने इस 3 सालों में कंसिडर करना है उन कैश फ्लोज को जो रेलिवेंट है। अब नोट करें, ये बात क्लियर नहीं हो सकती जब तक आप इनको याद नहीं रखेंगे। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे दूंगा ताकि आप क्लियर हो जाएं कि किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना। ज़रा 5 मिनट लगा लें और पास पेपर नंबर 4 देख लें। ये नीचे नोट पढ़ाने दें ज़रा। आसान सा पास पेपर है, कब आया था? 21 में। अब आप ये नहीं कह सकते पुराना है। आज की डिस्कशन से अगर ये सॉल्व हो जाता है तो डायरेक्शन सही है, और अगर सॉल्व नहीं होता तो डायरेक्शन गलत है। आ जाए भाई, भाईजान जरा ऊपर कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? द डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ प्री टैक्स रेट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट रेट? अभी तो बताया इंटरेस्ट रेट, और इससे भी टेक्निकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के बिजनेस में जो कैपिटल आया है उसकी कॉस्ट क्या है। जब तुम एमएफए में जाओगे तो टीचर तुम्हें 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा, एक बताएगा प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक बताएगा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बताएगा? प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन ये वो बताएगा, यहां से वो आपने ये याद रखना है कि अगर आपको 2 रेट गिवन है इंटरेस्ट के जिस पर डिस्काउंटिंग करनी है, तो आप कौन सा लेकर चलोगे? प्री टैक्स। कौन सा लेकर चलोगे? और फिर वही टीचर आपको बताएगा क्या रीजन थी जो हमने प्री टैक्स रखा। वही टीचर बताएगा। यहां स्टैंडर्ड में
हमने याद रखना है कि हमने डिस्काउंटिंग करते हुए अगर क्वेश्चन में 2 रेट हैं डिस्काउंट के तो कौन सा लेंगे? प्री टैक्स। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो जो गिवन रेट होगा वो प्री टैक्स होगा। लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, if question is silent, given discount rate is pre-tax discount rate. पोस्ट टैक्स। और FR1 में इस चैप्टर में क्या यूज करोगे? प्री टैक्स। MFA में क्या यूज करोगे? पोस्ट टैक्स। लेकिन उससे पहले टीचर पूरी आपको लॉजिक देगा उसकी। ये सुन लीजिए, ये लाइन यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये भी MFA का टीचर डिस्कस करेगा कैपेम में। क्या? कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लिख लो कैपेम और साथ MFA। यहां से भी ये लाइन हम पढ़ रहे हैं। इस लाइन का हमारे सॉल्यूशंस वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई MCQ आ सकता है, इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ लिखा हुआ है। कैपेम MFA टीचर रेलिवेंट आपका डिस्कस करेगा इंशाल्लाह। अब जरा पास पेपर 2 मिनट में पढ़ लें, फिर मैं छुट्टी दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका होमवर्क है। जी गिवन है, इस क्वेश्चन में भी गिवन है, ये जो आया लेटेस्ट। पढ़े जरा बेटा, बातें नहीं। बातें नहीं प्लीज, बातें ना करें। $400 मिलियन क्या है? WDV। लिख लें WDV। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स। आगे चलें। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4। बेटा बातें ना करें, 2 मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने दें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। अब इम्पेयरमेंट के लिए रिकवरेबल अमाउंट चाहिए और वैल्यू इन यूज। ऊपर WDV तो दे दिया। इनफ्लोस फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द ईयर 21 आर एस्टिमेटेड एट ₹200 मिलियन। दीज इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज इन ईच का मतलब, इसका मतलब जो ईयर 1 में होगा उसमें से ईयर 2, और जो ईयर 2 का होगा उसमें से 10% रिड्यूस करेंगे। इसका मतलब सब्सिक्वेंटली 10% गिरता जाएगा। आगे आउटफ्लो कितना है? 80 मिलियन। भाई 80 मिलियन, हर साल इसमें 5% का इंक्रीज आएगा। तो जो ईयर 1 होगा 5% अप हो गए ईयर 2, फिर 5% अप हो गए ईयर 3। आगे नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ 20%। क्या करूं? ये देखिए, पहुंच नहीं यार उस नोट्स पे, कहाँ गया? ये इग्नोर कर दें। डेप्रिसिएशन, ये देखिए डेप्रिसिएशन इग्नोर। आगे डिस्पोजल प्रोसीड्स हमें पता है और नेट है, तो इसका मतलब डिस्पोजल कॉस्ट इसमें से माइनस। आगे चलें। प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट क्या यूज करेंगे? 12% को टिक कर लें, 9.6 को इग्नोर कर दें। ओके भाई, ओके। तो कह सकता हूँ ये पेज जो हमने पढ़ा है इसको सामने रख के लेटेस्ट पेपर भी आपका सॉल्व हो रहा है। बाकी जो लाइन मैंने नहीं पढ़ी वो वही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वगैरह। आज आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।